ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास कॉस्ट की 3 टाइप्स हैं। नॉर्मली जब हम इकोनॉमिक्स पे पढ़ते हैं या दूसरे सब्जेक्ट्स में पढ़ते हैं तो हमें बताया जाता है कि जो कॉस्ट है वो 2 टाइप्स के हैं, लेकिन बेसिकली जो कॉस्ट है उसके 3 टाइप्स हैं। वेरिएबल कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट है और सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। अब जो वेरिएबल कॉस्ट है, अब वो जो कॉस्ट की टाइप्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या कमर्शियल एक्सपेंसेस में आ रहे थे, वही सारी चीज़ें यहाँ पे भी आएंगी। अब आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, मैंने आपको कहा था कि चीज़ें रिपीट हो रही होंगी, जस्ट हम अपनी आसानी के लिए ऐसा कर रहे हैं, उसको क्लासिफाई कर रहे हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट ग्रुप है या क्लास है वो है वेरिएबल कॉस्ट की। तो वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट है द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। अब जो आप बिजनेस कर रहे हैं, मतलब जो आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसकी कॉस्ट है। रॉ मटेरियल की कॉस्ट है जो आप बिजनेस कर रहे हैं। और ये वाली कॉस्ट जो है वेरिएबल कॉस्ट, चेंज इन प्रोपोर्शन टू चेंजेस इन एक्टिविटी। एक्टिविटी मींस प्रोडक्शन, जो आप प्रोडक्शन कर रहे हैं उसके साथ ये जो कॉस्ट है वेरिएबल कॉस्ट है, इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। जितना आप ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे उतना आपको वेरिएबल कॉस्ट आपकी बढ़ती जाएगी। अगर आप 2 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आपकी कॉस्ट अगर 6 रुपीज़ है तो 3 जब आप प्रोड्यूस करेंगे तो 9 कॉस्ट आएगी। जैसे कि डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट है, जितना आप ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे उतना आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो इंक्रीज होती जाएगी। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर तो वेरिएबल कॉस्ट है। फिर उसमें कुछ एफओएच जो है वो भी वेरिएबल कॉस्ट है, जैसे कि फ्यूल है। अगर आप प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं तो फ्यूल की ज़रूरत नहीं है। जो छोटे छोटे टूल्स हैं, अगर आप प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, अगर आप प्रोडक्शन करेंगे तो वो उसकी ज़रूरत इंक्रीज होती जाएगी। इसी तरह मटेरियल हैंडलिंग, जितना आप ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे मटेरियल हैंडलिंग की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी, आपको हेल्पर्स की ज़रूरत भी ज़्यादा पड़ेगी। इसी तरह ओवर टाइम प्रीमियम जो है, ओवर टाइम प्रीमियम बेसिकली एक एफओएच है, फैक्ट्री ओवरहेड है, लेकिन वो उसका जो बिहेवियर है वो वेरिएबल कॉस्ट की तरह है। वो चेंज होता रहता है, वो इंक्रीज होता है विद प्रोडक्शन या एक्टिविटी के साथ वो इंक्रीज होता है। इस वजह से हम इसको, इन सारी चीज़ों को हम इंक्लूड करते हैं वेरिएबल कॉस्ट के अंदर। इसी तरह आपके पास जो सेकंड कैटेगरी है ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, वो है फिक्स्ड कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट है कांस्टेंट इन टोटल अमाउंट विद इन रेलेवेंट रेंज ऑफ एक्टिविटी। अब ये रेलेवेंट रेंज क्यों डिस्कस किया जाता है ये मैं आपको थोड़ी समझाऊंगा, लेकिन अभी तक हमारे पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो डिस्कशन में है वो है कांस्टेंट इन टोटल वॉल्यूम। ये जो टोटल में है ये चेंज नहीं होता, ये कांस्टेंट रहता है। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट जो है ये चेंज होता रहता है, ये फिक्स्ड नहीं रहता। जैसे कि रेंट, अगर आपने बिल्डिंग किराए पे ली हुई है तो उसका जो रेंट है वो तो आपने हर हालत में पे करना है। आप 1 यूनिट प्रोड्यूस करें, आप 10 यूनिट प्रोड्यूस करें, आप 100 यूनिट प्रोड्यूस करें, अगर आपने 50,000 में वो बिल्डिंग किराए पे ली हुई है तो आपने वो 50,000 हर हालत में पे करना है। इसी तरह एडमिनिस्ट्रेशन में जितने लोग हैं उनकी सैलरी जो है, अगर काम नहीं हो रहा तो फिर तो आपको लेबर की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 10 यूनिट बना रहे हैं तो आपको 2 लेबर की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप 15 यूनिट्स बना रहे हैं तो आपको 3 की ज़रूरत पड़ेगी। प्रोडक्शन के साथ लेबर जो है, जो फैक्ट्री लेबर है, उसकी ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, अगर आप 1 यूनिट बना रहे हैं, आप 100 यूनिट बना रहे हैं, आप 200 यूनिट बना रहे हैं, आपने एडमिनिस्ट्रेशन वालों को तो पेमेंट्स देनी है विद इन अ रेलेवेंट रेंज ऑफ एक्टिविटी। ये चीज़ इंपॉर्टेंट आप यहाँ पे है। अब कुछ लोग इसमें कंफ्यूज होंगे कि इसका मतलब क्या है कि रेलेवेंट रेंज क्या चीज़ है। देखें, एडमिनिस्ट्रेटिव के लोगों की सैलरीज जो हैं, मैंने ये बात की कि वो फिक्स्ड रहती हैं या रेंट जो है वो फिक्स्ड है। लेकिन अगर आप 10 यूनिट बना रहे हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग जो हैं वो फ़र्ज़ कर लें एक ही बंदा है। 20 यूनिट बना रहे हैं तो फिर भी एक ही है। 30 यूनिट बना रहे हैं फिर भी एक ही है। 50 तक चले गए तो एक बंदा जो है उस लेबर को कवर कर सकता है, उसको वो कंट्रोल कर सकता है। लेकिन जब आपकी प्रोडक्शन जो है वो 100 की तरफ जाएगी तो मज़ीद लेबर जो है वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि जो करंट एडमिनिस्ट्रेशन है उसके लिए उसको
कंट्रोल करना, एडमिनिस्टर करना आसान नहीं होगा, तो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट जो है, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए नए लोग हायर करना पड़ेंगे और एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरीज आपकी बढ़ना शुरू हो जाएंगी। तो फिर वो जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो फिक्स्ड नहीं रही, बल्कि एक रेंज से जब आप निकलते हैं, रेंज ऑफ एक्टिविटी से जब आप निकलते हैं, तो फिक्स्ड कॉस्ट भी इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। इस वजह से यहाँ पे बात हुई है विद इन अ रेलेवेंट रेंज ऑफ एक्टिविटी। ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए ये फिक्स्ड ही है, ये भी चेंज हो जाती हैं। इसी तरह रेंट है, अगर आप प्रोडक्शन इतनी बढ़ जाए कि उस फैक्ट्री में ना आ सके, तो आपको मज़ीद कुछ आसपास उसमें कुछ मज़ीद चीज़ें बनानी पड़ेंगी या कुछ एक्सटेंशन करनी पड़ेगी, तो वो चीज़, उसकी वजह से फिर रेंट जो है वो भी आपका बढ़ जाएगा। फिर सुपरवाइज़र सैलरी जो है वो भी एक फिक्स कॉस्ट है, लेकिन जब आप एक रेंज से निकलेंगे तो सुपरवाइज़र की सैलरी, 2 सुपरवाइज़र रखना पड़ेंगे, या उसको फिर आप प्रीमियम भी देने पड़ेंगे आपको, ओवर टाइम वगैरह। और सिक्योरिटी गार्ड जो हैं वो भी फिक्स्ड हैं, आप काम करें ना करें, जो सिक्योरिटी गार्ड है वो तो अपनी तनख्वाह लेगा। अब फिर कुछ कॉस्ट ऐसी हैं जो कि उसमें कुछ पोर्शन फिक्स्ड का है और कुछ वेरिएबल का है, जैसे कि बिजली का बिल है। अब जो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है आपकी, वो फ़र्ज़ कर लें उसमें जो एक पोर्शन है जिसको हम लाइन रेंट कहते हैं, वो तो आपने पे करना है। आप 2 यूनिट प्रोड्यूस करें, आप 10 यूनिट प्रोड्यूस करें, आप जितने भी प्रोड्यूस करें, वो तो आपने हर हालत में पे करना है। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट जो है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट फिर इंक्रीज़ होना शुरू होती है जब आप प्रोडक्शन बढ़ाते हैं। जैसे कि फैक्ट्री बंद है, तो जब फैक्ट्री बंद है, तो सिक्योरिटी गार्ड जो गेट पे बैठा हुआ है, उसके पास जो बल्ब लगा हुआ है, वो तो ऑन रहेगा। इसी तरह फैक्ट्री में एक दो बल्ब जो हैं, वो अगर फैक्ट्री बंद भी है, तब भी आप लाइटिंग के लिए कुछ ना कुछ आप यूज़ करते रहते हैं। तो वो वाला पोर्शन जो है वो फिक्स्ड है। लेकिन जो मशीन के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट है या पेमेंट है, वो वेरिएबल है। अगर आप 2 यूनिट बनाएंगे तो मशीन के ऊपर प्रेशर कम होगा और कंजम्पशन कम होगी। जब आप 10 बनाएंगे तो प्रेशर ज़्यादा होगा, मशीन की यूटिलाइजेशन ज़्यादा होगी। और जैसे आप घर में वो यूज़ करते हैं, जनरेटर यूज़ करते हैं। फ़र्ज़ कर लें आपका जनरेटर जो है 4000 वाट जो है वो जनरेट करता है। लेकिन अगर आपकी ज़रूरत ज़्यादा नहीं है, फ़र्ज़ कर लें घर में 1-2 बल्ब हैं और 1 पंखा है और आपने जनरेटर ऑन किया हुआ है, आप ऑन करें, 2-3 दिन आप चलाते रहें, वो उसकी जो फ्यूल है उसका, वो ख़त्म नहीं होगा। लेकिन अगर आप उसके ऊपर फ़र्ज़ कर लें आप एसी भी ऑन करते हैं, रेफ्रिजरेटर भी ऑन करते हैं, जनरेटर वही है, तो जो उसका की फ्यूल कंज़म्पशन है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि उसके ऊपर ज़्यादा आप काम कर रहे हैं, ज़्यादा यूटिलाइज़ेशन हो रही है। इसी तरह मशीनरी की भी है, मशीनरी से अगर आप कम प्रोडक्शन करेंगे, मतलब वो स्टैंड बाय पे रहेगी। जैसे गाड़ी आप स्टार्ट रखते हैं, स्टैंड बाय है, स्टार्ट है, तो उसकी फ्यूल कंज़म्पशन नहीं है। लेकिन अगर आप उसको मूव करेंगे, चलाएँगे, तो उसकी फ्यूल कंज़म्पशन बढ़ेगी। इसी तरह यहाँ पे भी है। या इंस्पेक्शन की कॉस्ट है, वो वेरिएबल भी है और फिक्स्ड भी है। इंस्पेक्शन, अगर आप पर इंस्पेक्शन जो है लोगों को पेमेंट करते हैं, तो एक पोर्शन उसका है जो आपने उस इंस्पेक्टर को या जो भी बंदा है उसको पे करना है। लेकिन फिर पर इंस्पेक्शन आप उसको मज़ीद पेमेंट्स भी करते हैं, तो उसमें फिक्स्ड वाला पोर्शन भी आ गया और वेरिएबल वाला भी। इसी तरह पानी का बिल है, तो वो तो आपने वो जो लाइन रेंट उसको कहते हैं या जो भी है, वो तो आपने पे करना है। लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, तो उसके लिए फिर आपको मज़ीद बिजली की कॉस्ट, पानी की कॉस्ट जो है, फ़र्ज़ कर लें आप टैंकर वगैरह बुलाते हैं, मंगवाते हैं, कॉस्ट बढ़ती जाएगी। वो वेरिएबल भी है और वो फिक्स्ड भी है। इसमें अगर आपका कोई क्वेश्चन हो इस स्लाइड में, ये फिर मैं आपको दोबारा से भी समझाता हूँ आगे एक ग्राफ के ज़रिए से भी, ताकि आपको क्लियर हो जाए। जी, इस स्लाइड में कोई क्वेश्चन? नो सर, क्लियर है। क्लियर है? सर क्लियर है। अच्छा, अब इसी चीज़ को दोबारा से देखते हैं। ये हमारे पास वॉल्यूम और लेवल ऑफ एक्टिविटी है हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, कि हम कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं। दिस इज़ आवर प्रोडक्शन हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे। और ये जो है वर्टिकल एक्सिस पे हमारी कॉस्ट है।
तो फर्ज कर लें हम डायरेक्ट मटेरियल की बात कर रहे हैं, डायरेक्ट मटेरियल हमारा वेरिएबल कॉस्ट है। तो 1 यूनिट में फर्ज कर लें 3 रुपए का डायरेक्ट मटेरियल यूज होता है। कितना? 3 रुपए का। तो अगर हम 1 यूनिट बनाएंगे तो हमारा जो वेरिएबल कॉस्ट है वो है 3 रुपए या $3। जब हम 2 यूनिट्स पे जाएंगे, 1 यूनिट तक तो वो इतना ही है, लेकिन जो ही हम 2 यूनिट्स में चले गए तो हमारी जो कॉस्ट है वो है, फर्ज कर लें यहाँ पे आ गए हम, या यहाँ पे आ गए, चले ये 6 हो जाएगी। फर्ज कर लें, सॉरी यहाँ पे है, 1 यूनिट में है तो 3 रुपए है, ये पॉइंट है। जब 2 यूनिट पे आ गए तो 6 रुपए है, ये पॉइंट है। जब 3 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट जो है वो यहाँ पे आ रही है, ये पॉइंट। तो फर्ज कर लें 9 रुपए बन गई। जितना हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उतना हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट है उसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है, वो एक ही प्रोपोर्शन के साथ। इस लाइन को आप देख लें, इसमें वेरिएशंस नहीं है, मतलब ये यूं नहीं जा रही, ये यूं नहीं है, बल्कि एक स्ट्रेट लाइन है। एक स्ट्रेट लाइन में आप चल रहे हैं। इसी तरह जब 4 यूनिट्स पे जाएंगे तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट 12 हो जाएगी। जब आप 5 पे जाएंगे तो वो 15 हो जाएगी। इसी प्रोपोर्शन के साथ ये कॉस्ट जो है ये इंक्रीज होती जाएगी। फिर फिक्स्ड को देख लें। फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो एक ही लाइन में है, ये वो फिक्स्ड कॉस्ट है, ये चेंज नहीं हो रही। हाँ, जब एक रेंज में आप चलेंगे, फर्ज कर लें 100 यूनिट्स तक चले गए आप, ये 100 यूनिट्स वाला एरिया है, यहाँ तक आप आ गए, उसके बाद हो सकता है कि फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो भी थोड़ी सी बढ़ जाए, और जब बढ़ेगी तो उसके बाद फिर से वो फिक्स हो जाएगी। फिर 200 तक, फर्ज कर लें यहाँ पे 200 है, 200 तक फिर वही कॉस्ट रहेगी, फिक्स्ड रहेगी, लेकिन उसके बाद वो भी वहाँ से भी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी और फिर से फिक्स्ड हो जाएगी। तो जो फिक्स्ड कॉस्ट है उसकी डेफिनेशन पिछले स्लाइड में हमने यूं की थी कि विद इन अ रेलेवेंट रेंज उसकी वैल्यू फिक्स्ड है। ये पॉइंट आपने समझना है कि रेलेवेंट रेंज का मतलब क्या है। फर्ज कर लें हमारा रेलेवेंट रेंज जो है वो 100 यूनिट्स है, तो 100 तक ये ठीक है, ये फिक्स कॉस्ट है, लेकिन जब आप 100 से इंक्रीज करते हैं प्रोडक्शन तो फिक्स कॉस्ट भी इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। फिर जब आप 200 क्रॉस कर लेते हैं फिर से इंक्रीज होगी। तो फिक्स कॉस्ट का जो बिहेवियर है वो एक रेलेवेंट रेंज के अंदर फिक्स्ड है। टोटल कॉस्ट जो है वो आपकी फिक्स्ड रहती है। फिर आगे जो आपके पास कॉस्ट है वो सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। सेमी वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट है जिसमें दोनों पोर्शंस पाए जाते हैं। उसमें फिक्स्ड वाला पोर्शन भी है, ये फिक्स्ड है, फिर वो वेरिएबल है, फिर फिक्स्ड है, फिर वेरिएबल है, फिर फिक्स्ड है, फिर वेरिएबल है। ये जो है ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है, दोनों पोर्शन उसमें पाए जाते हैं, फिक्स्ड वाला पोर्शन भी आप पे करते हैं और वेरिएबल वाला पोर्शन भी आप पे करते हैं, तो इसको हम सेमी वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। ये आगे हम इसको अलग अलग भी कर सकते हैं कि सेमी वेरिएबल कॉस्ट में फिक्स्ड पोर्शन कितना है और वेरिएबल पोर्शन कितना है, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अभी हम अपनी आसानी के लिए ग्राफ के ज़रिए से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो वैल्यू बढ़ रही है ये वो वेरिएबल पोर्शन है, और ये जो कांस्टेंट वैल्यू है वो ये फिक्स्ड है। जी, इस स्लाइड में कोई क्वेश्चन? क्लियर है? यस सर। सर क्लियर है सर। अच्छा, फिर हमारे पास कॉस्ट आ जाती है। कॉस्ट की जो थर्ड कैटेगरी, कॉस्ट इन रिलेशन टू मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट्स और अदर सेगमेंट्स।
ऑन द बेसिस ऑफ डिपार्टमेंट हम कॉस्ट को कैसे क्लासिफाई करते हैं। तो हमारे पास या तो कॉस्ट जो है वो प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट की होगी, मतलब प्रोडक्शन हम कहते हैं किस डिपार्टमेंट की कॉस्ट, तो हम कहते हैं आंसर हमारे पास आता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की कॉस्ट। मैनुअल एंड मशीन ऑपरेशन सच एज फॉर्मिंग, असेंबलिंग, इस तरह की कॉस्ट जो है जो डिपार्टमेंट से रिलेटेड कॉस्ट है। किस डिपार्टमेंट की कॉस्ट है? अच्छा, ये असेंबलिंग डिपार्टमेंट की कॉस्ट है। किस डिपार्टमेंट की कॉस्ट है? ये फॉर्मिंग डिपार्टमेंट की कॉस्ट है। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिपार्टमेंट भी हम कॉस्ट को क्लासिफाई कर सकते हैं। फिर सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट, रेंडेड फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर डिपार्टमेंट, जो सर्विसेज। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स या ऑन द बेसिस ऑफ डिपार्टमेंट्स जो है हम कॉस्ट को मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स की कॉस्ट और सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं, जैसे कि फॉर्मिंग है, कटिंग डिपार्टमेंट है, असेंबलिंग डिपार्टमेंट है। प्रोडक्शन के अंदर भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। इसी तरह सर्विसेज डिपार्टमेंट के अंदर भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। तो हर डिपार्टमेंट के हवाले से हम उसको अपना एक नाम देते हैं कि इस डिपार्टमेंट की कॉस्ट है। लेकिन कुछ कॉस्ट जो है वो किसी खास डिपार्टमेंट से रिलेटेड नहीं होती, वो या तो कॉमन कॉस्ट होती हैं या वो जॉइंट कॉस्ट होती हैं। अब ये थोड़ा सा ये जो कॉन्सेप्ट है ये इसमें डिस्कशन हो सकती है। कॉमन कॉस्ट वो कॉस्ट है विच इज एम्प्लॉयड बाय टू और मोर ऑपरेशंस या डिपार्टमेंट्स, जैसे कि क्लीनर की कॉस्ट है। और एक दिन मैंने आपको एग्जांपल दी थी प्लम्बर की भी हमारी यूनिवर्सिटी में। तो जो क्लीनर है या जो स्वीपर है उसकी तनख्वाह जो है वो फैक्ट्री से हम देते हैं या डिपार्टमेंट वाले देते हैं, लेकिन उसकी सर्विसेज जो हैं वो एक डिपार्टमेंट वाले यूज़ नहीं कर रहे हैं, बल्कि हिज और हर सर्विसेज आर यूज बाय टू और मोर डिपार्टमेंट्स या ऑपरेशंस। तो इसको हम क्या कहते हैं? ये जो कॉमन कॉस्ट हैं ये वो कॉस्ट हैं जो कि शेयर हो रही होती है, शेयर्ड बाय टू और मोर डिपार्टमेंट्स। कॉमन कॉस्ट वो कॉस्ट हैं जिनको हम शेयर करते हैं, दो या दो से ज़्यादा डिपार्टमेंट्स इसको शेयर करते हैं। दीज आर कॉल्ड कॉमन कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ फैसिलिटीज या सर्विसेज एम्प्लॉयड बाय टू और मोर ऑपरेशंस आर कॉल्ड कॉमन कॉस्ट। लेकिन जॉइंट कॉस्ट जो है, नाम से ऐसे लग रहा है जैसे ये एक ही चीज़ है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। ये वो कॉस्ट है यहाँ पे आप समझने की, वन प्रोडक्ट मेक्स इट इनएविटेबल, ज़रूरी बन जाता है दैट वन और मोर प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस, दैट इज मीट पैकिंग इंडस्ट्री। फर्ज कर लें मैं यहाँ पे मीट पैकिंग इंडस्ट्री की एग्जांपल इन्होंने यहाँ पे दी है, तो उसमें हम देख लेते हैं कि हमारे पास पहले जो है देन उसकी मिंसिंग आ जाती है, देन उसकी प्रोसेसिंग आ जाती है, देन उसकी पैकिंग आ जाती है, फिर हम उसको कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं। ये सारा एक प्रोसेस है मीट पैकिंग इंडस्ट्री का। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये डिस्कशन है क्या। अच्छा, पहले हम एक जानवर है उसकी बुचरिंग करते हैं, मतलब इसको काटते हैं, ठीक हो गया, ज़बह किया, उसको काटा। तो या तो ये हो सकता है कि उसको सीधा सीधा कंज्यूमर हमारे पास आता है और हम उसको सेल कर दें, पहला स्टेप हो सकता है। तो अब इस कंज्यूमर को जब हम सेल करेंगे तो इसमें कॉस्ट जो हम डालेंगे वो किस चीज़ की कॉस्ट है? वो सिर्फ काटने की या साफ करने की कॉस्ट। फिर ये भी हो सकता है कि उसका हम कीमा बनाएं और वो जो कीमा है वो कंज्यूमर को सेल कर दें। तो अब क्या हुआ कि अब ये कीमे में इसकी कॉस्ट भी आ गई, बुचरिंग की कॉस्ट भी आ गई, प्लस मिंसिंग की कॉस्ट भी आ गई। तो फाइनल कंज्यूमर को जब हम चार्ज करेंगे तो ये दो कॉस्ट चार्ज करेंगे, बुचरिंग की और मिंसिंग की। फिर तीसरा हमने क्या किया कि जब हमारे पास कीमा तैयार हो गया तो हमने डायरेक्टली कंज्यूमर को नहीं दिया,
बल्कि हमने प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट में भेज दिया। तो 2 कॉस्ट ऑलरेडी मौजूद थी, तीसरी कॉस्ट भी हमने ऐड कर दी, प्रोसेसिंग की कॉस्ट ऐड कर दी। प्रोसेसिंग मीन्स के उससे मुख्तलिफ किस्म की के नगेट्स या इस तरह की चीज़ें बनाना और फिर बेचना, बजाय इसके कि सिर्फ कीमा हम बेचें। तो कीमे से हम, जैसे कि आप KNNs वाले आप मुख्तलिफ किस्म के प्रोडक्ट्स आपको देते हैं, वो आप खाते हैं। तो क्या हुआ, उसको प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट में भेज दिया, फिर वो पैकिंग में भेज दिया हमने, पैकिंग की फिर से कॉस्ट ऐड हो गई, और फिर पैकिंग से हमने कंज्यूमर को दे दिया। क्या हुआ, यहाँ पे एक बुचरिंग की कॉस्ट आ गई, फिर मिंसिंग की कॉस्ट आ गई, फिर प्रोसेसिंग की कॉस्ट आ गई, फिर पैकिंग की कॉस्ट आ गई। तो ये जो कॉस्ट है, ये जो प्लस प्लस जितने भी आपको नज़र आ रहे हैं, इस बात पे अगर आप आए तो ये एक प्रोडक्ट है, उसकी जॉइंट कॉस्ट है। कि एक चीज़ जब बन गई, यहाँ पे वन प्रोडक्ट मेक्स इट इनएविटेबल, ज़रूरी बन जाता है, आप अफोर्ड नहीं कर सकते दैट वन और मोर प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड, कि और भी चीज़ें बने। तो जब वो, ये सारे डिपार्टमेंट्स हैं, एक बुचरिंग डिपार्टमेंट है, एक मिंसिंग डिपार्टमेंट, एक प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट, लेकिन ये सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। तो जो हमारे पास पैक्ड कोई चीज़ है, प्रोसेस्ड कोई नगेट्स वगैरह हैं या जो भी है, तो उसमें क्या है, उसमें प्रोसेसिंग की भी कॉस्ट शामिल है, मिंसिंग की भी कॉस्ट शामिल है, और बुचरिंग की भी कॉस्ट शामिल है। तो इसको हम कहते हैं जॉइंट कॉस्ट, जॉइंट कॉस्ट ऑफ दैट नगेट। क्लियर हो गया? Yes. मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की जॉइंट कॉस्ट है, लेकिन यहाँ पे कॉमन कॉस्ट है, एक चीज़ की कॉस्ट है और वो हम शेयर कर रहे हैं। इन दोनों में ये डिफरेंस है, ये अलग कॉन्सेप्ट है कॉमन कॉस्ट, और जॉइंट कॉस्ट का कॉन्सेप्ट अलग है। इन दोनों को आपने कंफ्यूज नहीं करना। जॉइंट कॉस्ट, एक प्रोडक्ट बन रहा है और उसमें मुख्तलिफ लोगों ने अपनी सर्विसेज यूज़ की हैं, तो उन सब की कॉस्ट को मिला के हम इसकी कॉस्ट में शामिल करेंगे। मीन्स कि उनकी कॉस्ट जो है वो जॉइंट कॉस्ट है फॉर दिस प्रोडक्ट। लेकिन कॉमन कॉस्ट वो कॉस्ट है कि हमने एक सर्विस ली हुई है और उसकी कॉस्ट जो है उस वो हम शेयर कर रहे हैं, सबको उसकी सर्विसेज मिल रही हैं, तो वो कॉमन कॉस्ट है। जैसे कि हमारी यूनिवर्सिटी में कारपेंटर की मैंने पिछले दिनों में एग्जांपल दी थी, उस कारपेंटर की कॉस्ट जो है वो कॉमन है, सब डिपार्टमेंट्स वाले उसको यूज़ कर रहे हैं। लेकिन जॉइंट कॉस्ट जो है वो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, कि हर एक अपना अपनी कंट्रीब्यूशन उसमें कर रहा है, तो जितना कंट्रीब्यूशन आती जाएगी वो उन कॉस्ट को मिला के हम जॉइंट कॉस्ट कहेंगे। जी, क्लियर है ये स्लाइड? Yes, Yes, sir. sir. Clear. फिर हमारे पास कॉस्ट की जो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन हो गया, प्रोडक्ट हो गया, डिपार्टमेंट हो गया, 3 कैटेगरीज होगी। फोर्थ कैटेगरी हमारे पास कॉस्ट इन रिलेशन टू एन अकाउंटिंग पीरियड के लिहाज से हमारे पास जो कॉस्ट बनती है वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो अगर आप कोई एक्सपेंडिचर कर रहे हैं और उसका बेनिफिट आप लेते हैं फ्यूचर पीरियड्स के लिए, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, तो उसको, मतलब 1 साल से ज़्यादा उसका बेनिफिट उठाना चाहते हैं, तो उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। और अगर आप एक चीज़ है और उसका फ़ायदा आपको सिर्फ 1 साल के अंदर उसको आप कंज्यूम कर लेते हैं, तो उसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर इज इंटेंडेड टू बेनिफिट फ्यूचर पीरियड्स, रिपोर्टेड एज एन एसेट। इसको हम एक एसेट, मतलब बैलेंस शीट में इसको रिपोर्ट करते हैं, और इसका जो फ़ायदा है वो हम लेते हैं फॉर मोर देन 1 ईयर। लेकिन जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जब हम वो खर्चा करते हैं तो बेनिफिट्स द करंट पीरियड एंड इज रिपोर्टेड एज एन एक्सपेंस। इसको हम एक एक्सपेंस के तौर पे
जैसे कि आपने एक गाड़ी खरीदी या मशीनरी खरीदी तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लेकिन इसके अलावा जो छोटे-छोटे एक्सपेंडिचर्स हैं आपके, जो पेमेंट्स आप करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो गया या इस तरह इंश्योरेंस का हो गया, ये इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ें हो गई, वो आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के तौर पे उसको आप रिकॉर्ड करते हैं और उसको हम एक्सपेंस कहते हैं। उसको हम जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको हम एक एसेट कहते हैं। उसका फ़ायदा आप बहुत अरसे के लिए लेते हैं, जैसे कि मशीनरी या गाड़ी आपने परचेज़ की, और एक्सपेंस जो है वो आप 1 साल के अंदर वो कंज़्यूम हो जाता है, तो उसको हम एक्सपेंस कहते हैं, सॉरी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा है, कॉस्ट ऑफ बाइंग अ न्यू एसेट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड द कॉस्ट इनकर्ड टू मेंटेन इट। उसके मेंटेनेंस के एक्सपेंडिचर्स हैं जो थोड़े अरसे के लिए होते हैं, वो एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। जी, ये स्लाइड क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, फिर कॉस्ट इन रिलेशन टू डिसीजन, एक्शन और एवेल्युएशन। तो लिहाज से हमारे पास और भी बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं वो ये 2 ही हैं, ये हम इस पे हम फोकस करेंगे। एक है मार्जिनल कॉस्ट और एक है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। हो सकता है कि ये चीज़ें कहीं आपने इकोनॉमिक्स वगैरह में पढ़ी भी हों। मार्जिनल कॉस्ट को डिफरेंशियल कॉस्ट भी कहा जाता है। The additional cost that is incurred due to a specific alternative or decision, इसको हम कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट। किसी खास डिसीजन की वजह से जो आप कॉस्ट बियर करते हैं उसको हम मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। जैसे कि फर्ज कर लें हम कुछ दोस्त हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं और वो एक फ्लैट या एक घर जो है वो शेयर कर रहे हैं, वो आप शेयर कर रहे हैं, उसमें आप रह रहे हैं। अब इनिशियली हम फर्ज कर लें, इनिशियली आप लोग वो जो स्टूडेंट्स हैं 4 लोग हैं, तो जो इनकी मंथली एक्सपेंडिचर है वो है 15,000 रुपीज़। 4 लोग हैं और उनकी एक्सपेंडिचर वो फर्ज कर लें 7 महीने के लिए एक साथ रहे और उनकी जो मंथली एक्सपेंडिचर है फर्ज कर लें खाने का हम ले लें या जो भी है, वो कितना है 15,000 रुपीज़ पर मंथ या पर वीक जो है 15,000 है। फिर आफ्टर 7 मंथ्स या आफ्टर 1 ईयर एक नया दोस्त आपका, एक नया रूममेट या जो भी कहते हैं उसको, वो आपके साथ ज्वाइन कर लेता है। तो जब वो ज्वाइन कर लेता है तो हम कितने हो गए, 5 हो गए, और हमारी जो कॉस्ट है मंथली वो आ गई 18,000। अब जो हमारे पास इनिशियली जब हम 4 लोग थे तो हमारी कॉस्ट कितनी थी 15,000, लेकिन एक बंदे की आने की वजह से, एक इंडिविजुअल के आने की वजह से अब हो गई 18,000। तो जो यहाँ पे डिफरेंस है, डिफरेंस कितना है 3,000 का। तो जो 3,000 है ये इस इंडिविजुअल की, जो नया ग्रुप मेंबर या जो नया हमारे साथ जो दोस्त आया है उसकी वजह से ये कॉस्ट बढ़ गई। तो ये जो 3,000 है ये डिफरेंशियल कॉस्ट है या ये मार्जिनल कॉस्ट है। उस नए बंदे के आने की वजह से, नए डिसीजन के आने की वजह से हमारी कॉस्ट बढ़ गई। द एडिशनल कॉस्ट दैट इज इनकर्ड ड्यू टू अ स्पेसिफिक अल्टरनेटिव और डिसीजन, एक स्पेसिफिक अल्टरनेटिव की वजह से जो हमारी कॉस्ट बढ़ जाती है उसको हम कहते हैं डिफरेंशियल कॉस्ट या मार्जिनल कॉस्ट। जैसे कि हम एक फैक्ट्री है हमारी और उस फैक्ट्री की का जो बिल है, फर्ज कर लें इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, वो है हमारे पास 10,000 रुपये हमारे पास बिल आ रहा है।
और हमने एक छोटी सी मशीनरी एक और इंस्टॉल कर ली और उसकी वजह से बिल जो है वो 12,000 हो गया। तो ये जो 2000 का डिफरेंस है, ये हम कहाँ पे एकोमोडेट करेंगे? इसको हम कहेंगे कि ये इस मशीनरी के आने की वजह से ये कॉस्ट जो है हमारी बढ़ गई। तो वो जो 2000 है वो उस मशीनरी की मार्जिनल कॉस्ट है, उसके लिए वो मार्जिनल है, उसकी वजह से ओवरऑल ये इंक्रीज आया। तो जब हम कैलकुलेशन कर रहे होंगे तो उसको एज अ मार्जिनल या डिफरेंशियल कॉस्ट यूज करेंगे फॉर दैट पर्टिकुलर मशीनरी। क्लियर हो गया मार्जिनल कॉस्ट? जी सर। अब्दुल मोइज दुरानी। अच्छा, फिर इसके बाद अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो कॉस्ट है जो कि एक खास अल्टरनेटिव या एक खास अपॉर्चुनिटी या जो भी डिसीजन है उसको ना लेने की वजह से आपको कोई कॉस्ट बियर करना पड़ रही है। अमाउंट और रेवेन्यू दैट विल बी मिस्ड, वो जो मिस हुआ है उसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। दैट विल बी मिस्ड और लॉस्ट इफ अ पर्टिकुलर अल्टरनेटिव इज फॉलोड। आपके सामने दो अल्टरनेटिव्स हैं, एक ए अल्टरनेटिव है और एक बी अल्टरनेटिव है। अब ए के अपने बेनिफिट्स हैं और बी के अपने बेनिफिट्स हैं। आप इनिशियली अल्टरनेटिव ए में हैं, आप इनिशियली अल्टरनेटिव ए में हैं, ए बिजनेस कर रहे हैं या जो भी है। फिर आपको किसी ने मशवरा दिया कि आप स्विच कर जाएं टुवर्ड्स बी। ए से आप कोई बेनिफिट हासिल कर रहे थे, लेकिन जब आप बी में चले गए तो ये वाला बेनिफिट अब आप हासिल नहीं कर रहे, ये ना आपने लूज कर दिया। तो जो आपने बी में आने की वजह से ए का बेनिफिट लूज किया, वो इस बी के लिए क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। इस बी में आने की वजह से जो आपको नुकसान हुआ, ए का बेनिफिट आपने लूज कर दिया, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अमाउंट या रेवेन्यू दैट विल बी मिस्ड, जो आप मिस कर रहे हैं, और लॉस्ट जो आपने लूज किया इफ अ पर्टिकुलर अल्टरनेटिव इज फॉलोड। जब आपने बी अल्टरनेटिव को फॉलो किया तो उसमें आने से जो ए का बेनिफिट आपने मिस कर दिया या लूज कर दिया वो बी के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। क्लियर हो रहा है आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट? जी सर। कोई क्वेश्चन हो आज के जितनी भी डिस्कशन हमने की उसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। स्लाइड्स एक नज़र देख लें और कोई भी चीज़ आपको समझ ना आई हो तो आप पूछ लें। आज हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट पढ़ी, तो उसमें हमने जो फर्स्ट कैटेगरी डिस्कस की वो है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट। वहाँ पे हमारे पास दो टाइप्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है और कमर्शियल एक्सपेंसेस है। फिर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में हमारे पास तीन कैटेगरीज हमने बनाई, एक डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर है। वो चीज़ें जिनको हम इजीली ट्रेस कर सकते हैं उनको हम डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर कहते हैं, और जिनको हम इजीली ट्रेस नहीं कर सकते उन सबको हमने फैक्ट्री ओवरहेड्स का नाम दिया। फिर प्रोडक्ट के लिहाज से हमारे पास जो सेकंड कैटेगरी है वो है मार्केटिंग एक्सपेंसेस। जो प्रोडक्ट को कमर्शलाइज करने के लिए हमारे खर्चे आते हैं उनको हम मार्केटिंग एक्सपेंसेस कहते हैं। और जो लोगों की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए या कंट्रोल के लिए हमारे पास जो हम पेमेंट्स करते हैं उसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कहते हैं। फिर उसके हवाले से हमारे पास कुछ फार्मूले हैं, वो हमने डिस्कस किए कि डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर को हम प्राइम कॉस्ट कहते हैं। इसी तरह कन्वर्जन कॉस्ट का फार्मूला हमने डिस्कस किया, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का फिर से मतलब हमने इसके साथ अब आगे इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करना है। फिर ऑपरेटिंग कॉस्ट है, कमर्शियल एक्सपेंसेस है, मार्केटिंग एक्सपेंसेस और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है। फिर यही चीज़ दोबारा से डिस्कस हुई। फिर हमने कहा कि ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास तीन टाइप्स हैं, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, सेमी
सेमी वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट वो है जो एक्टिविटी के साथ चेंज हो जाती है। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। और फिक्स कॉस्ट जो है, इसको अगर हम नाम दें तो फिक्स कॉस्ट इज कॉस्ट ऑफ बीइंग इन बिजनेस। बिजनेस में रहने के लिए जो कॉस्ट आप बियर करते हैं वो है फिक्स्ड कॉस्ट। रेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरीज जो हैं वो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट में आ जाती हैं, जो कि कांस्टेंट रहती है फिक्स्ड कॉस्ट। फिर सेमी वेरिएबल कॉस्ट जो है वो कंटेन बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कंपोनेंट्स में दोनों कंपोनेंट आ जाते हैं। फिर आगे है हमारे पास, ये हमने ग्राफिकली भी डिस्कस किया। फिर कॉस्ट इन रिलेशन टू अ डिपार्टमेंट, तो प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट जितने भी हैं उनकी कॉस्ट को हम ऑन द बेसिस ऑफ डिपार्टमेंट जो है कहेंगे कि ये फलां डिपार्टमेंट की कॉस्ट है, ये असेंबलिंग डिपार्टमेंट की कॉस्ट है। इस तरह हम सर्विसेज डिपार्टमेंट जितने भी हैं उनकी कॉस्ट को हम डिपार्टमेंट वाइज कहेंगे कि उस डिपार्टमेंट की कॉस्ट थी, डिपार्टमेंट का नाम लेके। फिर कॉमन कॉस्ट वो कॉस्ट है जो कि 2 डिपार्टमेंट्स या 3 डिपार्टमेंट्स या 4 डिपार्टमेंट्स शेयर कर रहे हो। और जॉइंट कॉस्ट वो कॉस्ट है जो कि आगे ट्रांसफ़र हो रही हो कॉस्ट, कि एक प्रोडक्ट बन गया तो उसके लिए ज़रूरी है कि दूसरा भी बनाएंगे, तो दोनों की मिला के जो कॉस्ट है उसको हम जॉइंट कॉस्ट कहेंगे। फिर हमारे पास कॉस्ट इन रिलेशन टू अकाउंटिंग पीरियड। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जो हम एक ज़्यादा अरसे के लिए फ़ायदा उठाने के लिए हम एक्सपेंडिचर करते हैं, और 1 साल के अंदर के लिए जो हम एक्सपेंडिचर करते हैं उसका फ़ायदा हमें 1 साल के अंदर ही मिलता है, उसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। फिर हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ डिसीजन या एक्शन या एवेल्युएशन जो कॉस्ट की टाइप्स हैं वो मार्जिनल कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। मार्जिनल कॉस्ट वो कॉस्ट है जिस